फिल्म की शुरुआत में हमें जिमी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो नशे की हालत में बार के अंदर बैठा हुआ था। असल में जिमी एक प्रोफेशनल हिटमैन है, यानी कि वो पैसों के लिए दूसरे लोगों की जान लेता है। लेकिन अब वो इस काम से रिटायर हो चुका है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि पैसों के लिए दूसरे लोगों की जान लेना कोई अच्छा काम नहीं है। जिमी यहाँ पर अपने सबसे अच्छे दोस्त शॉन के बेटे डैनी से पैसे के सिलसिले में मिलने आया है। जैसे ही वो बार के नीचे वाले कमरे में पहुंचता है, उसे डैनी दिखाई देता है जो 2 पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दे रहा था ताकि उसके बाप के लीगल कारोबार में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनी का बाप शहर का सबसे बड़ा माफिया है। डैनी को जिमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो अक्सर उसके बाप से पैसे उधार लेता रहता था। इस बार भी जिमी यहाँ पर पैसे उधार लेने आया था। वो डैनी से कहता है कि मेरी तुम्हारे पापा से बात हो गई है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। ये सुनने के बाद डैनी उसे पैसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे एक ही शर्त पर दूंगा। आज हमारे घर में क्रिसमस पार्टी है और हमें एक सेंटा क्लॉज की जरूरत है। अगर तुम हमारी पार्टी में बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज बनकर आओगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब क्योंकि जिमी को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो डैनी की शर्त को मान लेता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम डैनी को अपने बाप शॉन के साथ एक मीटिंग में बैठा हुआ देखते हैं। डैनी यहाँ पर अपने बाप से कुछ फॉरेन क्लाइंट्स को मिलवाने लाया था जो इलीगल सामान की स्मगलिंग करते हैं। ये लोग जो सामान इस शहर में बेचना चाहते हैं वो शॉन के हिसाब से सही नहीं था, इसलिए वो उनको इस सामान की स्मगलिंग करने से मना कर देता है। शॉन की बात सुनकर क्लाइंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से डैनी आ जाता है। वो उन क्लाइंट्स को समझाता है कि मैं अपने बाप को मना लूंगा, मैं जानता हूँ वो किस तरीके से सोचते हैं। और तभी एक क्लाइंट डैनी से कहता है कि अब मुझे कोई भी डील नहीं करनी, मुझे मेरे वो पैसे आज रात तक वापस चाहिए जो मैंने तुझे इस मीटिंग को फिक्स करने के लिए एडवांस में दिए थे। डैनी उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि उसने वो पैसे खर्च कर दिए हैं। उन लोगों के जाने के बाद डैनी जल्दी से अपने बाप के पास आता है। वो गुस्से में कहता है कि आप हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि तुम कब अपने पैरों पे खड़े होगे। आज जब मैं आपके लिए एक अच्छा बिजनेस लेकर आया था तो आपने उसे ठुकरा दिया। शॉन डैनी को समझाता है कि जिस डील को तुम मेरे पास लेकर आए थे उसकी वजह से मैं अपने पास्ट में बहुत सारी मुश्किलों को झेल चुका हूँ, इसलिए मैंने उसे ठुकरा दिया। ये कहकर शॉन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें माइक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जिमी का बेटा है। माइक पहले एक प्रोफेशनल बॉक्सर था लेकिन अब वो दूसरे बच्चों को बॉक्सिंग सिखाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि माइक अपने बाप जिमी से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे बुरे काम किए हैं। जब माइक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहीं पास में एक लड़का खड़ा होकर उसकी वीडियो बना रहा था। ये लड़का भी माइक का ही स्टूडेंट था। प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद माइक अपने कपड़े बदलकर अपनी दूसरी जॉब पर जाने लगता है। दरअसल माइक सुबह के टाइम बॉक्सिंग सिखाता है और रात को टैक्सी चलाने का काम करता है। आज जब माइक अपने काम पर निकलता है तो उसकी टैक्सी में वहीं दोनों क्लाइंट बैठते हैं जिनसे डैनी ने पैसे उधार लिए थे। वो दोनों माइक को डैनी के घर का पता देते हैं ताकि उसके घर जाकर वो अपने दिए हुए पैसे को वापस ला सके। माइक जल्दी से उनको डैनी के घर पहुंचा देता है। वो माइक से कहते हैं कि तुम यहीं पर हमारा वेट करना, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही ये दोनों देखते हैं कि डैनी तो वहाँ पर अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा है। वो लोग बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे डैनी से अपना पैसा मांगते हैं। डैनी भी खुशी खुशी उन्हें पैसे का एक बैग दे देता है, लेकिन उस बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ नकली पैसे थे। पहले उन्हें लगता है कि डैनी कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में मामला सीरियस हो जाता है और घर के अंदर गोलियां चलने लगती हैं, जिसकी वजह से उनमें से एक आदमी घर के अंदर ही मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में उन लोगों का वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने एक स्टूडेंट पर पड़ती है। माइक उसे आवाज देकर अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। लड़का उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने किसी काम से आया था, लेकिन तभी वो माइक की कार को देखता है जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। लड़का माइक से जिद करने लगता है कि प्लीज एक बार तुम मुझे अपनी कार में बैठा लो। अब क्योंकि वो माइक का स्टूडेंट था इसलिए माइक उसे हाँ कर देता है। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो उस आदमी के दूसरे साथी को घर के बाहर गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर माइक अपनी कार को स्टार्ट करता है ताकि वो किसी झमेले में ना फंस जाए, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर डैनी आ जाता है। डैनी माइक को अपने घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर ही रहा था कि इतनी देर में माइक उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। जल्दी जल्दी के चक्कर में माइक को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसका पर्स गिर चुका है जो अब डैनी के पास था, जिसमें माइक की सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम माइक को उसके घर पर देखते हैं। वो अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि आज रात को तुम तब तक घर मत आना जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं। लेकिन इतनी देर में उसके घर की बेल बजती है। माइक दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसका बाप जिमी खड़ा था। असल में जिमी को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो माइक के पास आया है ताकि वो उसे इस झमेले से बाहर निकाल सके। जिमी अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वो लोग तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का बहुत बुरा हाल करेंगे। लेकिन माइक अपने बाप की
बात को नहीं सुनता। वो जिमी से कहता है कि आपको मेरे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सारी चीजें संभाल लूंगा। इसके साथ ही साथ वो अपने बाप को बहुत बुरा भला कहता है, जिसे सुन के जिमी वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही जिमी बाहर जाने के लिए माइक के घर का दरवाजा खोलता है, उसे डैनी की कार दिखाई देती है। जिमी जल्दी से घर के अंदर आता है और देखता है कि डैनी माइक को गोली मारने वाला है। डैनी कुछ करता है इससे पहले ही जिमी उसको गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जिमी शॉन को कॉल करता है और कहता है कि डैनी मेरे बेटे को मारने वाला था, इसलिए मजबूरी में मुझे उसे मारना पड़ा। ये बात सुनकर शॉन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो जिमी से कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। यानी कि यहाँ पर वो जिमी से ये बोल रहा था कि अब मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। फोन कट हो जाने के बाद जिमी अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन माइक मना कर देता है। उल्टा वो तो पुलिस को फोन मिलाता है ताकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में पुलिस को बता सके। जिमी माइक से कहता है कि तुम्हारे पुलिस को कॉल मिलाने से बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी, पर माइक गुस्से में अपने बाप से कहता है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। वो जिमी को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद माइक पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। पुलिस थोड़ी देर में उसके घर पर पहुंच जाती है और वो माइक को ही गिरफ्तार कर लेती है। असल में ये पुलिस वाले शॉन के साथ मिले हुए थे। यहाँ में पता चलता है कि शॉन ने अपने बदले की शुरुआत कर दी थी। पुलिस वाले माइक को कार में बैठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिमी अपनी कार में बैठकर सब कुछ देख रहा था। वो समझ जाता है कि ये सारा प्लान शॉन का है। जिमी पुलिस वालों की कार का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद जिमी को यह एहसास हो गया था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो अपने बेटे को खो देगा। जिमी पुलिस वालों की कार को बहुत तेज टक्कर मारता है, जिससे उनकी कार वहीं पर पलट जाती है। वो जल्दी से भागकर पुलिस वालों की कार के पास आता है और माइक को वहाँ से निकालने लगता है। ये दोनों यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी एक पुलिस वाला उन पर गोली तान देता है। जिमी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उस पुलिस वाले को भी गोली मारकर वहाँ से अपने बेटे के साथ भाग जाता है। इसके बाद ये दोनों मेट्रो स्टेशन पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी शॉन का एक आदमी फ्रैंक आ जाता है, जिसे शॉन ने माइक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। फ्रैंक उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर वो दोनों चुपचाप से ट्रेन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम शॉन को देखते हैं, जो अपने सभी साथियों को एक जगह इकट्ठा करके माइक को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सबसे पहले डैनी के घर की साफ सफाई करके उसका घर सील कर दो, और उसके बाद डैनी ने जिन दो आदमियों को मारा था उनकी डेड बॉडी ले जाकर माइक के घर में रख दो, ताकि पुलिस को उसे पकड़ने का सबूत मिल सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस ने जिमी और माइक के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। पुलिस अब उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन वो दोनों किसी तरह पुलिस से बचकर एक कार पार्किंग वाले एरिया में आ जाते हैं। जिमी यहाँ पर माइक को एक कार में बैठाकर उसकी फैमिली के पास जाने को कहता है। जब माइक वहाँ से चला जाता है तो शॉन एक डिटेक्टिव को कॉल करता है, जिसका नाम हार्डी था। जिमी उसे बताता है कि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है, पर हार्डी कहता है कि हमारे पास माइक के खिलाफ सबूत है। जिमी हार्डी से बोलता है कि वो सब कुछ झूठ है। अगर तुम मेरे बेटे को बेकसूर साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें उन सभी लोगों के नाम बता दूंगा जिनको अभी तक मैंने अपने माफिया करियर में मारा है, इससे तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो। ये कहकर जिमी फोन काट देता है। इसके बाद हम उसे शॉन के सामने एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं। जिमी शॉन को समझाता है कि तुम माइक का पीछा करना छोड़ दो, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, क्योंकि मैंने डैनी को मारा था। लेकिन शॉन को जिमी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिमी से कहता है कि अब मैं माइक के साथ साथ उसकी फैमिली को मार दूंगा, तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा। ये सुनने के बाद जिमी को बहुत गुस्सा आता है। वो शॉन को चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हारे सारे गलत कामों के बारे में पुलिस को बता दूंगा, जिससे तुम हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाओगे। शॉन कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, और वैसे भी अब पुलिस तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं करेगी। जिमी के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम माइक को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। ये लोग शहर से दूर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर जिमी आ जाता है, जो माइक की फैमिली को एक सेफ जगह पर भेज देता है। माइक जिमी से कहता है कि हमें मेरे स्टूडेंट के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब डैनी ने उस आदमी को सड़क पर गोली मारी थी तो मेरे स्टूडेंट ने वो रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही दोनों उस बच्चे के अपार्टमेंट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक औरत पुलिस को कॉल कर देती है, क्योंकि उसने जिमी और माइक को टीवी पर देखा था। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस की एक टीम पहुंच जाती है। वो सभी लोगों को अपार्टमेंट के बाहर निकालने लगते हैं, ताकि अंदर सिर्फ जिमी और माइक बचे रहें और वो लोग उन्हें शूट आउट में मार दें। दूसरी तरफ हम शॉन को देखते हैं, जो अपने बेटे की डेड बॉडी को देखकर और भी ज्यादा पागल हो गया था। वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट किलर को कॉल लगाता है, जिसका नाम एंड्रयू था। शॉन एंड्रयू से कहता है कि तुम्हें माइक के साथ साथ उसकी फैमिली और जिमी को भी मारना होगा। कुछ ही देर में एंड्रयू उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ पर जिमी और माइक थे। वो बिल्डिंग के अंदर जाकर वहाँ की लाइट को काट देता है। ये देखकर जिमी समझ चुका था कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो माइक को
को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी पुलिस वाले उन पर गोली चलाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर एंड्रयू आ जाता है और वो भी उन पर गोली चलाने लगता है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद जिमी और माइक बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। इस वक्त जिमी के बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, इसलिए वो अपने भाई एडी के घर पहुंच जाता है। माइक जिमी की चोट पर दवाई लगाने लगता है, लेकिन इतनी देर में एडी जिमी से कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, पर तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहते हो। थोड़ी देर में दोनों के बीच की लड़ाई बढ़ जाती है, जिसके बाद माइक को पता चलता है कि बहुत टाइम पहले जिमी ने शॉन के कहने पर उसके कजिन को गोली मार दी थी। ये सुनने के बाद माइक गुस्से में वहाँ से कार लेकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है। माइक के वहाँ से जाने के बाद जिमी शॉन को कॉल करके बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम माइक का पीछा करना छोड़ दो। शॉन उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं हर एक चीज के लिए तैयार बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद जिमी शॉन के अड्डे पर पहुंच जाता है और एक एक करके उसके सारे लोगों को मार देता है। शॉन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो बिना कुछ सोचे अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी मार देता है। अब जिमी खुशी खुशी माइक के पास पहुंच जाता है। वो माइक की फैमिली से कहता है कि अब तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर एंड्रयू पहुंच जाता है और वो जिमी के ऊपर गोली चला देता है। गोली चलने की वजह से जिमी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। वो माइक से कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकलो। एंड्रयू उस बात का फायदा उठाता है। वो जिमी को छोड़कर माइक और उसकी फैमिली के पीछे भाग जाता है। जिमी भी अपनी बंदूक उठाकर जल्दी से एंड्रयू का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम एंड्रयू को देखते हैं, जिसे माइक मिल चुका था। वो उसके सर पर बंदूक तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो माइक को मारता, जिमी वहाँ पर पहुंचकर एंड्रयू को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर हार्डी पहुंच जाता है। वो माइक को बताता है कि हमें पता चल चुका है कि तुम बेकसूर हो। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि माइक के स्टूडेंट ने उसको वो वीडियो दिखा दिया था जिसमें डैनी ने उन सभी लोगों को मारा था। पर यहाँ अगर हार्डी को पता चलता है कि जिमी की मौत हो चुकी है। हार्डी जिमी के हाथ में एक पेपर देखता है। पेपर खोलने के बाद हार्डी को उसमें उन सभी लोगों के नाम मिलते हैं जिनको जिमी ने अपने हाथों से मारा था। अब हम माइक को देखते हैं, जो अपने बाप को मरता हुआ देख बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, जरूरत के वक्त उसी ने अपनी जान पर खेलकर माइक की फैमिली को बचाया था। तो दोस्तों, यहीं पे इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।